Very good evening, everyone. Welcome back once again to our channel. Today, we are going to talk about a very interesting thing, and it is going to be related to FPM. आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने FPM वर्ड जरूर सुना होगा और आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि यार इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि FPM है क्या। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो PhD करना चाहते हैं बट समहाउ क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं इसलिए वो PhD में एडमिशन नहीं ले पाते, तो उन्हें आधी अधूरी जानकारी होती है एफपीएम के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम एफपीएम के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल करने वाले हैं कि एफपीएम होता क्या है, क्या वो डॉक्टरल प्रोग्राम है, कहां कहां से होता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मैं बस आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा वीडियो के शुरुआत में कि जितने भी आपके डाउट्स हैं या जितने भी आपके दिमाग में सवाल हैं एफपीएम से रिलेटेड, वो इस वीडियो के एंड तक सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज एफपीएम। सबसे पहले तो मैं आपको एफपीएम का फुल फॉर्म बता देना चाहता हूं, ठीक है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। एफपीएम का फुल फॉर्म है फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है ये मेजरली मैनेजमेंट वालों के लिए। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट सी चीज है कि जब भी मैं मैनेजमेंट वालों के बारे में बात कर रहा हूं, आई एम इम्प्लिसिटली गोइंग टू टॉक अबाउट कॉमर्स स्टूडेंट ऑल्सो। सिंपल रीजन है, 50% सिलेबस, 50 से 60% जो आपका सिलेबस है यूजीसी नेट में, वो मोर और लेस सेम है। एक और क्लैरिफिकेशन आपको मैं दे देता हूं कि जब हम पीएचडी के बारे में बात करते हैं या जब हम एफपीएम प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप डॉक्टरेट डिग्री हासिल करना चाहते हो, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, अगर आप डॉक्टरल लेवल की पढ़ाई करना चाहते हो, देन यू कैन गो अहेड एंड यू कैन एनरोल फॉर एफपीएम प्रोग्राम, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्हाट आर एफपीएम प्रोग्राम्स, एफपीएम प्रोग्राम्स हैं क्या। एफपीएम प्रोग्राम्स क्या हैं? फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बोला, जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, जिस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में डॉक्टरल प्रोग्राम को पीएचडी कहा जाता है, सिमिलरली जो ऑटोनॉमस बिजनेस स्कूल्स होते हैं, ऑटोनॉमस बिजनेस स्कूल मतलब ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, उसका एक ग्लोबल बी स्कूल है, ठीक है। सिमिलरली एमडीआई गुड़गांव हो गया, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। सिमिलरली फॉर्चून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, ठीक है, आईएम्स हो गए, ठीक है। तो जितने भी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बिजनेस स्कूल्स हैं या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, जिनको हम आईएम्स भी कहते हैं, आईएम्स को भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की उपाधि दे दी गई है, ठीक है। वो इंस्टीट्यूट्स अपना इंडिपेंडेंटली एक डॉक्टरल प्रोग्राम चलाते हैं, जिस डॉक्टरल प्रोग्राम को एक नाम दे दिया गया है जिसका नाम है एफपीएम, फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एंड दिस इज टेक्निकली व्हाट वी कॉल इट एज अ डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम। अब आपके दिमाग में एक इंप्लिसिट सवाल आएगा कि सर ये तो जो प्रोग्राम्स हैं ये तो एमबीए के लिए हैं, ये एमबीए वालों से रिलेटेड होंगे, ठीक है, तो हम एमकॉम वाले कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जब आप इन कोर्सेज में अप्लाई करते हो तो जो मेजोरिटी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो या वो मार्केटिंग हो या फिर वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, ये एमकॉम वाले स्टूडेंट्स ने भी पढ़ा हुआ होता है, ठीक है, और एमबीए वाले स्टूडेंट्स ने भी पढ़ा होता है। तो दो प्रोग्राम का नाम फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि इन बी स्कूल्स में एमकॉम नहीं कराई जाती है, एमबीए कराई जाती है, ठीक है। बट क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन है, इसलिए एमकॉम वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई, ठीक है। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। हु शुड अप्लाई फॉर एफपीएम? एफपीएम के लिए अप्लाई किसको करना चाहिए? उन लोगों को स्पेसिफिकली अप्लाई करना चाहिए जो या तो टीचिंग में जाना चाहते हैं, बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों के लिए ही एफपीएम प्रोग्राम डिजाइन किया गया है मेजरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं एफपीएम के बारे में। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है और कंपोनेंट क्या है। देखो क्या होता है कि पीएचडी का तो आप लोगों को मेजरली पता ही होता है, ठीक है, बट एफपीएम का नहीं पता होता, तो एक एफपीएम का ब्रेकअप दे देते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इट इज लाइक अ डॉक्टरल प्रोग्राम ओनली, ठीक है। तो ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज है आपका कोर्स वर्क। कोर्स वर्क में क्या होता है, जो भी आप एरिया चूज करते हैं, लेट्स से आपने एक फाइनेंस का एरिया चूज कर लिया, ठीक है, तो आपको इसमें फाइनेंस की कुछ क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, फाइनेंस से कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और बाद में उनका एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बी स्कूल्स हैं, ठीक है, जहां पे एमबीए के कोर्सेज चल रहे होते हैं, या फिर अगर मैं आईएम्स के बारे में बात करूं, वहां पे भी एमबीए के कोर्सेज चल रहे होते हैं, तो आपकी ये जो क्लासेस होती हैं ये एमबीए वाले स्टूडेंट्स के साथ ही होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, क्योंकि अब आप कहोगे कि सर मैं तो एमबीए करके आया हूं या मैं तो एमकॉम करके आया हूं, डिफरेंस ये होता है कि अपार्ट फ्रॉम योर फाइनेंस कोर्सेज
आपको कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं विच आर मेजरली रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स या फिर रिसर्च मेथोलॉजी, जो आपको रिसर्च में आपके डॉक्टरल प्रोग्राम में हेल्प करने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट फेज के अंदर फेज 1 1 साल का होता है, टाइम भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे जो भी आप स्पेशलाइजेशन चूज करोगे उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी और एग्जाम्स। ठीक है, सेकेंड इज फेज 2 वेयर कोर्स वर्क एंड एग्जामिनेशन टेक्स प्लेस, तो यही कंटिन्यू होगा, दिस इज फॉर द सेकेंड ईयर ऑल्सो। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी यही होगा। ठीक है, यहां पे बस क्या होगा कि आपका एक कॉम्प्रहेंसिवली बाद में एग्जाम हो जाएगा जिसको हम कोर्स वर्क एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, मेजरली आप मान के चलो कि जो रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे वो कई बार फेज 2 में सेकेंड ईयर के टाइम पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड फेज क्या है, वो है डॉक्टरल डिसर्टेशन का। इस फेज में क्या होगा, पहले आप अपना रिसर्च प्रपोजल फाइनलाइज करो। अब यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि एफपीएम प्रोग्राम के अंदर जनरली आपसे स्टार्टिंग में रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगा जाता है जो पीएचडी के टाइम पे मांगा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब आप पीएचडी में अप्लाई करते हो तो आपको एक डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल देना होता है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन होने वाले हैं और जो आपने फॉर्म फिल कर रहे हो उस फॉर्म में आपसे पूछ लिया गया है कि भाई एक डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल बना के दो जिसके अंदर आपको आपके रिसर्च क्वेश्चंस बताने हैं, आपको आपकी मेथोलॉजी के बारे में बात करनी है, आपको थोड़ा बहुत पास्ट लिटरेचर के बारे में बात करना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है। बट जब आप एफपीएम प्रोग्राम में अप्लाई करते हो तो उन्हें पहले से ही पता है कि जिस तरीके का हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है 1 से 2 साल। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, उसके बारे में भी अभी डिटेल में बात करेंगे। जनरली 1 से 2 साल स्टूडेंट ने कोर्स वर्क करना है जहां पे वो फाइनेंस के सब्जेक्ट लेगा या मार्केटिंग के सब्जेक्ट लेगा, जो भी उसका स्पेशलाइज्ड एरिया है उसको लेगा, उसको समझेगा, इंटरेस्ट डेवलप करेगा, उसके बाद वो रिसर्च प्रपोजल बनाएगा। इसीलिए इन्होंने अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो रिसर्च प्रपोजल वाला पूरा का पूरा सेटअप रखा हुआ है वो थर्ड फेज में रखा हुआ है, जो कि जनरली सेकेंड या फिर थर्ड ईयर में होता है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहां पे आप मैं थर्ड ईयर मान के चल रहा हूं। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। ठीक है, यहां पे आप अपना प्रपोजल फाइनल करोगे, उसको प्रेजेंट करोगे, एक कमिटी बनाई जाएगी, कमिटी उस पर आपको फीडबैक देगी, अप्रूवल देगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप अपने रिसर्च पे काम करना शुरू कर दोगे। फिर जब आपकी थीसिस कंप्लीट हो जाएगी, जो भी आपका पेपर होगा, रिसर्च पब्लिकेशंस होंगे वो हो जाएंगे, तो आपका एक थीसिस सेमिनार होगा इवैल्यूएशन के लिए, और फाइनली लास्ट में आपका थीसिस डिफेंस होगा। सो ये जो टाइम पीरियड है ये थर्ड ईयर से जनरली थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में होता है। ठीक है, बट दिस समहाउ गेट्स एक्सटेंडेड टू 5 years ऑल्सो, तो कई बार 4.5 साल 5 साल भी लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट एंड योर टॉपिक। कोई जरूरी नहीं है ना कि 4 साल का आपको अगर टारगेट दिया है तो 4 साल में सारे काम हो ही जाए। कुछ लोग थोड़ा स्लो काम करते हैं, उनको थोड़ा रिसर्च पब्लिकेशन में टाइम लग जाता है, तो हो सकता है उनको 4 4.5 साल भी लग जाए, और हो सकता है कि आप बिल्कुल टाइम पे 4 साल में कंप्लीट भी कर दो। लेकिन क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस, विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च पब्लिकेशंस, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वो पहले आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। देयरफॉर जो टाइम है उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है। ब्रॉडली आप ये लेके चलो कि 4 साल तो आपको लगते ही लगते हैं। ठीक है, एक ब्रॉड आप टाइमलाइन, एवरेज टाइमलाइन आप ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कंपोनेंट स्ट्रक्चर समझ में आ गया। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको एडिशनल जानकारी देना चाहूंगा। ठीक है, विच आई एम वेरी श्योर कि आप क्यूरियस होगे बिकॉज पहली बार एफपीएम के बारे में जानकारी ले रहे हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जब आईएम्स के बारे में बात करता हूं, मैं सबसे पहले आईएम्स के बारे में बात करूंगा। आपको पता होगा कि पहले 20 आईएम्स से अभी एक 21st आईएम को बनाने की बात हो रही है, विच इज आईएम मुंबई। ठीक है, तो 21 आईएम हो गए टोटल हमारे पास। ठीक है, तो अब आईएम्स एफपीएम प्रोग्राम कराते थे, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, और ये बहुत ही मेजर चेंज है। और वो चेंज क्या है, आईएम्स ने 1961 में, थोड़ी सी यहां पे मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए। 1961 में आईएम अहमदाबाद ने, ठीक है, एफपीएम लॉन्च किया। ठीक है, तो इनका नाम क्या दिया गया था, एफपीएम, जो था फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या होने लग गई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब बाद में जॉब लेने के लिए जाते थे या बाद में अप्लाई करते थे तो थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक हो जाता था कि यार क्या ये एफपीएम इक्वलेंट टू पीएचडी है, इज इट इक्वलेंट टू पीएचडी, क्या इनको इक्वलेंट टू पीएचडी माना जाए। देखो कर तो आप आईएम से रहे हो, ठीक है, लेकिन होता है ना कि यूनिवर्सिटी में जो ओल्ड प्रोफेसर होते हैं या जनरल एक जो नोशन बना होता है उसके बेसिस पे कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये पता नहीं इक्वलेंट टू डॉक्टरेट है कि नहीं है। तो अगर मैं आईएम्स के बारे में बात करूं, मैं पहले सिर्फ आईएम्स के बारे में बात कर रहा हूं इस समय। आईएम्स ने क्या किया, 2017 में एक आईएम एक्ट पास कर दिया। ठीक है, सारे आईएम्स ने मिलकर एक आईएम्स एक्ट पास कर दिया, जिसके बाद से अब ये एफपीएम जो है इसको इक्विवेलेंट टू पीएचडी कहा जाने लगा है। सिर्फ आईएम्स के बारे में बात कर रहा हूं, या फिर आप ये मान के चलो कि इन्होंने अब अपनी वेबसाइट पे भी एफपीएम का नाम चेंज करके पीएचडी रख दिया है। एक और छोटा सा यहां पे चेंज हुआ कि 2017 में जो आईएम्स थे उनको एक नई उपाधि दे दी गई, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं।
अब क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, इसलिए अब ये डिग्री ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, अब ये डिग्री ऑफर कर सकते हैं। देयरफॉर अब अगर मैं आईएम्स के प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो उन प्रोग्राम्स को अभी भी कई वेबसाइट पे एफपीएम लिखा रहता है, कई सारी वेबसाइट्स पे आप पीएचडी लिखा हुआ देखोगे, बट उनकी जो डिग्री अकॉर्ड होती है, नाउ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रॉपर पीएचडी डिग्री, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो आपने आईएम्स के बारे में बात कर ली, बाकी जगह का क्या? तो देखो यार, सिंपल सी बात है, जब मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि एफपीएम इज अ डॉक्टोरल प्रोग्राम, डॉक्टोरल प्रोग्राम मतलब मोर और लेस जो करिकुलम है वो सेम है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, इसमें भी रिसर्च पब्लिकेशन करनी होती है, पीएचडी में भी रिसर्च पब्लिकेशन करनी होती है। अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशन अच्छे हैं, जो मैं डे वन से आपको बता रहा हूं कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज गोइंग टू मैटर इज रिसर्च पब्लिकेशंस। बहुत सारे टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं, फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, एमडीआई गुड़गांव हो गया, ठीक है, ओपी जिंदल हो गया, ठीक है, देन यू हैव आईएमटी गाजियाबाद, देन यू हैव 4 स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी मैं टॉप, एसपी जैन हो गया, नारसी मोंजी हो गया, जितने भी मैं टॉप बिजनेस स्कूल्स के बारे में बात करूं, ये सारे के सारे एफपीएम प्रोग्राम ही चलाते हैं, और जो इनका कोर्स होता है वो वेल रिकॉग्नाइज्ड है, और जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं वो बहुत अच्छे से अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज में जाके प्लेस हो जाते हैं। तो अपने मन में किसी भी तरीके की ये दुविधा मत रखना कि सर हम एफपीएम करने जा रहे हैं, हमारे सामने क्या चैलेंजेस होंगे, हमें बाद में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप डिसेंट जगह से, डिसेंट अच्छे बिजनेस स्कूल से कर रहे हो, जहां पे आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस अच्छी हैं, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात आप मान लो। तो दिमाग में अपने ये सवाल मत रखना कि सर मैं एफपीएम करने जा रहा हूं, पीएचडी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कि पीएचडी वालों को ज्यादा वैल्यू मिलेगी। एट द एंड ऑफ द डे एवरी इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू काउंट योर रिसर्च पब्लिकेशंस, ठीक है। और अगर आईएम से कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता ही है कि आप अच्छी पब्लिकेशंस निकालोगे ही निकालो, ठीक है। तो बिना कोई दिमाग में संकोच रखे कि भाई पीएचडी से अलग है ये, आप एफपीएम प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको एफपीएम की यहां तक की सारी जानकारी जो मैंने दी वो क्लियर हो, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें समझ लेते हैं। ड्यूरेशन कितना है और एरियाज कौन कौन से? ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेजली अगर मैं आईएम्स के बारे में बात करूं, मैं जो स्टैंडर्ड है वो आईएम्स से ले रहा हूं। आईएम्स में मेजर जो करिकुलम है वो 4 साल का है, ठीक है, बट कुछ जगहों पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स हैं जहां पे 3 साल में भी एफपीएम कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और कुछ ऐसी भी जगह है जहां पे आपको टाइम लग जाता है, तो आपको एक्सटेंशन दे दिया जाता है जिसमें आपको 4.5 5 साल और कई जगह 6 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। देखो यार, ये जो पीएचडी करने का टाइम है या जो एफपीएम प्रोग्राम करने का टाइम पीरियड होता है, उसमें आपकी एज थोड़ी सी हायर लेवल पे होती है, ठीक है, क्लोज टू व्हाट यू से अपर 20s में होती है, 27 हो गई, 28 हो गई। तो कई बार क्या होता है, आपके बीच में मैरिजेस वगैरह होती है, कुछ आप पर्सनली लाइफ में सेटल होते हो, ठीक है, तो जिस वजह से आपको टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इसमें प्रॉपर प्रोविजन बना हुआ है कि अगर आप टाइम एक्सटेंड कराना चाहते हो, लेट से 4 साल से 5 साल, 5 साल से 6 साल, उसके प्रोविजन इंस्टीट्यूट के पास होते हैं। तो अगर ये भी आपके दिमाग में डाउट हो कि सर अगर हम नहीं कर पाए, हमारे बीच में शादी हो गई या हमें कोई और प्रॉब्लम हो गई पर्सनल, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? तो उसका सॉल्यूशन है कि आपको एक्सटेंशन मिल जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो हमारा टाइम पीरियड हो गया। अब थोड़े से एरियाज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, बिजनेस स्कूल्स हैं, अच्छे बिजनेस स्कूल्स हैं, आईएम्स हैं, तो यहां पे क्या होता है, जो एरियाज होते हैं उनके पास स्कोप ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा होलिस्टिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरियाज आपको ज्यादा नजर आएंगे, यूजुअली 5 4 5 होते हैं, बट एफपीएम प्रोग्राम्स के अंदर ज्यादा एरियाज। कौन कौन से एरियाज हैं? बिजनेस पॉलिसी, आप पॉलिसी मेकिंग में काम करना चाहते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स एरिया, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एरिया, ये आपको पता ही है। फूड एंड एग्री बिजनेस, अब देखो ये डोमेन जो है फूड एंड एग्री बिजनेस, ये जनरली आपको नहीं मिलता है नॉर्मल यूनिवर्सिटीज के अंदर, बट 20 स्कूल्स में, आईएम्स के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो जो लोग कहते हैं ना कि सर हम एआई में करना चाहते हैं, ए में करना चाहते हैं, अगर आप एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में करना चाहते हो, तो आपको एक अलग से डोमेन दे दिया, अलग से एरिया दे दिया कि आप इस एरिया में जाके पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इनोवेशन एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हो, मार्केटिंग डोमेन में काम करना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में काम करना चाहते हो, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में काम करना चाहते हो। तो ये 9 से 10 क्रिटिकल एरियाज हैं जिनमें से आप किसी भी डोमेन के अंदर एफपीएम कर सकते हो, कोई भी उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रैदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर एजुकेशन की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, और सर जो यूनिवर्सिटी है वो उस डोमेन में ऑफर नहीं कर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके पास एफपीएम जैसा एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको मेजरली इक्विवेलेंट टू डॉक्टरेट ही माना जाता है, ठीक है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है अगर आप अपना पसंद का एरिया चूज करना चाहते हो, अपने इंटरेस्ट का एरिया चूज करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर एफपीएम ऑल्सो रैदर देन गोइंग फॉर अ पीएचडी, अगर आपका डोमेन मैच नहीं करता,
ठीक है, समझ में आ गया, एरिया समझ में आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अब यहां पे बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की कि भाई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखो आपके दिमाग में होगा सर आपने स्ट्रक्चर बता दिया, फेजेस बता दिए, एरियाज भी बता दिए, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत बेसिक सी है, बट ऑफ कोर्स एफपीएम प्रोग्राम है, चैलेंजिंग प्रोग्राम है, और वो भी अगर आप आईएम्स टारगेट कर रहे हो सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। पहली एलिजिबिलिटी है, और इन सारी एलिजिबिलिटी के अंदर और वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सारी की सारी नहीं चाहिए, और लगा हुआ है। ठीक है, पहले कंडीशन क्या है? मास्टर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन के अंदर विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, और बैचलर्स के अंदर 50% मार्क्स। देखो कितनी बेसिक रिक्वायरमेंट है, 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए और 50% ग्रेजुएशन में होने चाहिए। वही रिक्वायरमेंट है जो यूजीसी नेट में होती है। ठीक है, इसके सिवाय और क्या हो सकती है रिक्वायरमेंट? 5 ईयर और 4 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम है जिसके अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। बहुत सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आते हैं, फॉर एग्जांपल बैचलर्स बीएलएलबी का कोर्स आता है। अगर आप जाओगे क्लैट एंट्रेंस दोगे और बाद में जाके बीएलएलबी करोगे किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, तो 5 साल का उनका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो उस कोर्स में भी अगर आपके एग्रीगेट मिला के 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, ठीक है, जिसमें बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्री मिल जाती है इंटीग्रेट होके, वहां पे अगर आपके 55% बनते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं rather than going for a full fledged 3+2 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तीसरा, और अगेन अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीडब्ल्यूएस, सीएस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। अब ये जो 55% मार्क्स है ये सीए फाइनल के बारे में बात हो रही है। ये मत कहना कि सर आईपीसीसी में 55% है, सर अप्लाई कर सकते हैं क्या? वो सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हायर करी है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेते हैं, उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि यार मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है, या कंपनी सेक्रेटरी कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि यार मुझे ह्यूमन रिसोर्स में कुछ करना है। ठीक है, तो अगर आपके फाइनल्स में आप पास हो चुके हो, पास आउट हो चुके हो, और अगर आपके 55% हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज a 4-year 8 semester bachelor's degree with at least 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। मतलब बीटेक अगर आप करके आ रहे हो, ठीक है, जो कि 4 साल का प्रोग्राम होता है बीटेक, अगर आप वो करके आ रहे हो तो भी आप वहां पे अगर 60%, यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा दिया गया क्योंकि 4 साल का प्रोग्राम है, तो भी आप आके अप्लाई कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बहुत मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सब स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा कि सर अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आपको कुछ एंट्रेंसेस देने होंगे। अगर आपके पास वैलिड स्कोर है, लेट्स से अभी आपने 6 महीने पहले, 1 साल पहले दिया है, वो आपको चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल ब्रोशर्स के अंदर कि कितने टाइम लिमिट तक आपका जो स्कोर है वो वैलिड रहता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार कैट का स्कोर जो होता है वो 1 साल 2 साल तक वैलिड रहता है। सिमिलरली अगर आपने जीमैट या जीआरई दिया हुआ है तो उसका भी स्कोर 1 से 2 साल 3 साल तक वैलिड रहता है। वो आपको अलग अलग ब्रोशर्स में जाके चेक करना पड़ेगा। अगर आपका वैलिड स्कोर है तो आप उसको लगा सकते हैं, नहीं वैलिड स्कोर है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। कौन कौन से एग्जाम है उसके बारे में देख लेते हैं। कैट हो गया, आपको पता है एमबीए के लिए होता है। जीमैट जीआरई आपको पता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए होता है और इंडिया में भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ हो गया इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। रेलेवेंट डिसिप्लिन का क्या मतलब है? कॉमर्स और मैनेजमेंट में होना चाहिए या फिर कोड 55 एचआर में होना चाहिए। अगर आप फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो जनरली इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर होना चाहिए, अनटिल अनलेस कि आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी और डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो। वो डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन आपको चेक करना पड़ेगा, बट ब्रॉडली अगर आपके इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। यू डायरेक्टली रीच वेयर यू रीच द इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, मतलब ये एंट्रेंसेस अगर आपके क्वालिफाइड हैं तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू में आके बैठ सकते हो। ठीक है, अब यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और डिस्टिंक्शन बताना चाहूंगा आपको पीएचडी से। जब आप पीएचडी के बारे में बात करते हो तो मेजरली यूनिवर्सिटीज के अंदर आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। बट जब आप एफपीएम प्रोग्राम के अंदर जाते हो, मैं एफपीएम प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे आपसे रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगा जाता फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि उनको पता है कि 1 साल या 2 साल एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स आपको अभी कोर्स वर्क करना पड़ेगा जिसमें आप बहुत कुछ सीखोगे, फाइनेंस डोमेन सीखोगे, जो भी आपका पसंदीदा डोमेन है उसकी क्लासेस लोगे, इंटरेस्ट डेवलप करोगे, उसके बाद वो आपसे रिसर्च प्रपोजल बना के प्रेजेंट करने को कहेंगे। वेरी सिंपल लॉजिक। अभी हो सकता है आप एक प्रपोजल बना के दे दो, 2 साल जब आप अपना कोर्स वर्क करो, ठीक है, फेज 1 और फेज 2 के अंदर एफयूएम के अंदर, तो वहां आपको लगे कि नहीं यार मुझे इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो क्या फायदा है? तो मुझे लगता है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है आगे मूव करने। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जो कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस और जो भी आपका डोमेन है, ऑफ कोर्स डोमेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, उस पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अगर इंटरव्यू अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा परफॉर्म करते हो, यू विल गेट सिलेक्टेड।
ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर हो गया। आई होप सिलेक्शन प्रोसेस भी यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब ये बात करते हैं आपकी काम की, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि भाई उनको पता है कि उनको 4-5 साल, ठीक है, फाइनेंशियली कोई जॉब नहीं करने मिलेगी, ठीक है, तो उनके दिमाग में होता है कि सर जेआरएफ हमें मिलती रहेगी। तो अगर बाई चांस अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, लेकिन अगर आपका कैट क्वालिफाइड है या कोई और एग्जाम क्वालिफाइड है जिसके बारे में हमने बात करी थी, तो जो यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूट है, वो आपको स्कॉलरशिप भी देता है। तो स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो मैंने स्कॉलरशिप निकाली है, ये मैंने आईआईएम से निकाली है, ठीक है। तो आईआईएम्स के अंदर मेजरली आईआईएम अहमदाबाद की है बेसिकली ये स्कॉलरशिप, सबसे टॉप इंस्टीट्यूट जो मैनेजमेंट का, वहां से स्कॉलरशिप ली है मैंने, ठीक है। ये एक ब्रॉड आइडिया आपको दे देगा कि अप्रोक्सीमेटली क्या स्कॉलरशिप होती है। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, कहीं थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बट एक आइडिया लगाने के लिए आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कितनी स्कॉलरशिप हमें मिलती है। फर्स्ट और सेकंड ईयर्स में, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट और सेकंड ईयर जब आपका कोर्स वर्क चल रहा है, उस टाइम में आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है 37,700, विच इज अप्रोक्सीमेटली 38,000 पर मंथ। ये मत कहना सर पर ईयर है, पर मंथ मिलती है ये 38,000 रुपए। और ऑफकोर्स उसके अंदर आपको रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, ठीक है, आप वहां पे एज अ रेसिडेंट, एज अ फुल टाइम स्कॉलर वहां पे कैंपस पे ही रहते हो, ये यूजुअल प्रोसेस है, ठीक है। तो आपकी जो फीस होती है, क्योंकि आपके दिमाग में होगा ना कि सर आईएम्स की तो फीस बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फीस तो बहुत ज्यादा होती है आईएम्स की। तो मैं आपको बता दूं कि एफपीएम या डॉक्टरल प्रोग्राम जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, और अभी मैं फिलहाल आईएम्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मोस्टली जो आपकी फीस होती है, अगर आप रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर, फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर हैं, तो आपकी जो फीस होती है पूरी की पूरी, वो ऑलमोस्ट वेव कर दी जाती है। यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं वेवर। आप जाओगे उनकी वेबसाइट पे देखोगे, ब्रोशर में देखोगे तो लिखा रहेगा कि अगर आप फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर हो, वहां पे फुल टाइम एफपीएम स्कॉलर हो या पीएचडी स्कॉलर हो, वहां पे एज द केस में भी, तो आपकी जो फीस होती है वो ऑलमोस्ट वेव कर दी जाती है, ठीक है। रैदर आपको ये पैसे दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एरिया कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम, जो हमने बात करी थी कि सेकेंड ईयर के एंड में, ठीक है, अगर आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है, एक बार आप वो क्वालिफाई कर लोगे तो 3,000 रुपए बढ़ जाएंगे, 40,700 रुपए मिलने लगेंगे पर मंथ। आफ्टर सबमिशन ऑफ द थीसिस एडवाइजरी कमिटी अप्रूव थीसिस प्रपोजल, थर्ड फेज अगर आपको याद हो डॉक्टरल डिसर्टेशन वाला जो मैंने आपको दिखाया था, वहां पे एक बार आपका थीसिस अप्रूव हो जाता है कमिटी द्वारा, तो आपको 45,200 रुपए, ठीक है, काफी ठीक ठीक अमाउंट है, 45,200 रुपए की आपको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा जो मैं भूल गया था। जब आप एग्जाम्स क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम पीछे एक एग्जाम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, कैट, जीमैट, जीआरई, इन सबकी, उसमें रैंक्स का कोई रेलेवेंस नहीं, ठीक है, कि आपकी गेट में कौन सी रैंक आई है, आपकी जीमैट में कौन सी रैंक आई है, आपकी जीआरई में कौन सी रैंक आई है, रैंक इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगर आपका क्वालिफाई हो गया है, ठीक है, तो मोर और लेस यू बिकम एलिजिबल अनटिल अनलेस इंस्टीट्यूट ने कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लगा रखी, ठीक है। आपका वो एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, बिकॉज वैसे ही कम लोगों का क्वालिफाई होता है, उसमें भी रैंक में डिवीजन कर देंगे तो इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो कोई एक दो इंस्टीट्यूट लगा देते होंगे तो लगा देते होंगे, वरना इन जनरल जो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, जीमैट, गेट वगैरह, ठीक है, कैट वगैरह, तो उसके बाद आप डायरेक्टली जाके इंटरव्यू में बैठ सकते, ठीक है। साथ में आपको कुछ और बेनिफिट भी मिलते हैं, कंटिजेंसी अलाउंस ऑफ ₹25,000 पर ईयर, ठीक है। किस चीज के लिए? रिसर्च फीस, बुक कॉस्ट, फोटोकॉपिंग एक्सेट्रा। भाई जब आप रिसर्च करते हो, आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, फोटोकॉपी कराना पड़ता है, काफी तरीके के मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रहते हैं, ठीक है, जिसे हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं रिसर्च की लैंग्वेज में। उसमें आपको 25,000 रुपए एडिशनली पर साल मिल जाते हैं। ऑफकोर्स बिल्स देने पड़ेंगे, ये नहीं कि जाओगे और पैसे ले लोगे। अगर बिल्स दिखा दोगे, ऑथेंटिक बिल्स दिखा दोगे, तो आपको रीइंबर्समेंट हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू रिसीव अप टू ₹1,70,000 1,75,000 फॉर अटेंडिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। हम सबका मन करता है भाई फॉरेन जाएं घूमने के लिए, ठीक है। तो अगर आप एक एफपीएम स्कॉलर हो, रिसर्च स्कॉलर हो और बाहर जाके कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हो, यू कैन गो हेड, और जो इंस्टीट्यूट है वो आपको स्पॉन्सर करता है अप टू ₹1,75,000। सोचो कितना बड़ा इंसेंटिव मिल रहा है, बाहर जाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। ऑफकोर्स कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हो तो घूमते तो हो ही, ठीक है। सो ये सारे कुछ इंसेंटिव्स हैं जो आपको मिलते हैं अगर आप एफपीएम प्रोग्राम में आप उसमें एडमिशन लेते हो। और मैं आपको बता दूं कि जो अमाउंट है वो मोर और लेस सारे के सारे आईएम्स में प्लस अदर प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स में मोर और लेस सिमिलर तरीके के ही रहते हैं। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन रहेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे, जिसके लिए आपको ब्रोशर रेफर करना, ठीक है। आप आई थिंक इतना काम आप कर सकते हो कि ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट के पेज से, और डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। ब्रॉडली जानकारी आपको यहां पे मिल गई, ठीक है। अब आते हैं आगे।
अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ठीक है। अब इससे पहले कि आपके दिमाग में होगी सर पीएचडी के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मोर और लेस सेम अपॉर्चुनिटीज हैं। पहली अपॉर्चुनिटी है आपकी टीचिंग एंड रिसर्च। अगर आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, यू आर वेरी वेल वेलकम द मोमेंट यू कंप्लीट योर एफपीएम प्रोग्राम, ठीक है। अब बार बार मैं यही इंफेसाइज कर रहा हूं कि आईएम्स वालों को तो आप कह दिया गया कि भाई आपका जो एफपीएम है वो एज इक्वलेंट टू पीएचडी रिकॉग्नाइज है, सेम इज द केस विथ योर अदर बिजनेस स्कूल्स आल्सो, ठीक है। उनको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे नहीं आ सकते, ठीक है। ऑफ कोर्स जहां भी अप्लाई करेंगे वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करना पड़ेगा, बट दे आर वेरी वेल एक्सेप्टेड एट टॉप यूनिवर्सिटीज एंड टॉप कॉलेजेस। हर टॉप इंस्टीट्यूट और टॉप कॉलेज यही चाहता है कि मेरे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी आए, जिनका रिसर्च अच्छा हो, जिनको अच्छी डोमेन की नॉलेज हो, ठीक है। तो आप आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपकी क्वालिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस एंड योर एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ नॉलेज वो अच्छी है, ठीक है। वो एक रिक्वायरमेंट है जो हमेशा रहेगी, ठीक है। सेकेंड है इंडस्ट्री। बहुत सारे इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो एफपीएम स्कॉलर्स को लेना चाहती हैं, बिकॉज उनको पता है कि इनका रिसर्च लेवल अच्छा है और हर कंपनी को मार्केट को स्टडी करना पड़ता है। तो आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। आप एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते हो, बिकॉज अब आपको बहुत सारे डोमेन्स के नॉलेज हो गई है, ठीक है। तो आपको लगता है कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर ज्वाइन करना चाहते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो फाइनेंस में स्पेशलाइज करके एज फाइनेंशियल एक्सपर्ट ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। को फाउंडर बन जाते हैं, ठीक है। सीएफए बन जाते हैं, सीएफओ, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये सारी फैसिलिटीज भी आपको अवेलेबल है एज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब लास्ट चीज देखो, जितनी जानकारी मैं आपको एफपीएम से रिगार्डिंग दे सकता था मैंने आपको सारी दे दी है। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिएगा, ठीक है। दो मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, बट फिर भी फील फ्री। अब करना क्या है, अब आपको ये देखना है कि आप एफपीएम के लिए ठीक है कि नहीं है। ठीक है का क्या मतलब है कि क्या जो जो करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेट्स से टीचिंग और रिसर्च की, वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, क्या आप उसमें जाना चाहते हैं या फिर नहीं जाना। अगर नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो आपके लिए एफपीएम नहीं सूटेबल है। सिमिलरली क्या आप 3 से 6 साल जो कि टाइम पीरियड है, क्या आप 3 to 6 years डेडिकेट कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई मेरे घर पे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है, या मुझे कुछ पर्सनल चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से मैं 3 से 6 साल का डेडिकेशन या फिर कमिटमेंट नहीं दे सकता हूं। क्योंकि मैंने कहा आपको अच्छी खासी डेडिकेशन लगेगी, क्योंकि इट्स अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ठीक है। किसी भी आईएम में जाओगे, किसी भी अच्छे बी स्कूल में जाओगे, वो आपको कहेंगे कि भाई आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं चलेगा कि भाई घर बैठे हुए हैं और कॉलेज नहीं आ रहे, ठीक है। तो वो आपको खुद इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट इज स्टार्ट योर रिसर्च। अब मैं स्टार्ट योर रिसर्च, एक्चुअल रिसर्च के बारे में बात नहीं कर रहा, यहां पे हम बात कर रहे हैं रिसर्च अबाउट द इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे प्राइवेट बी स्कूल्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइवेट बी स्कूल्स होंगे जो एफपीएम करा रहे हो। सिमिलरली बहुत सारे कम अच्छे प्राइवेट बी स्कूल्स भी होंगे जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आई एम श्योर आप समझ गए, जो बी ग्रेडेड कॉलेजेस होते हैं वो भी एफपीएम करा रहे होंगे। इसलिए मैं यहाँ पे आपको वर्ड ऑफ कॉशन भी साथ में दे रहा हूं, ठीक है। देखो यार, किसी भी कोर्स को इवैल्यूएट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि आप ये देखो कि वहां के जो लोग पास आउट हुए हैं वो कहां पे प्लेस्ड है। ये बहुत छोटी सी चीज है, बट हम एज इंडिविजुअल, हम एज स्टूडेंट इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। आपको लगता है कि आप एक्स इंस्टीट्यूट को इवैल्यूएट करना चाहते हो कि इनका एफपीएम प्रोग्राम कैसा है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो लोग भी पास आउट हो गए, ठीक है, इनके एलुमनाइज हैं जो बेसिकली, उनको देखो कि वो कहां पे प्लेस्ड है। 90% क्लैरिटी आपको वहीं पे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक एक्स इंस्टीट्यूट है बिजनेस स्कूल, जहां के जो लोग हैं वो अच्छी अच्छी टॉप बिजनेस स्कूल में प्लेस्ड है। एक बिजनेस स्कूल से निकले और किसी और भी अच्छी बिजनेस स्कूल से चले गए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे। तो इससे आपको क्या क्लैरिटी मिलती है कि उस इंस्टीट्यूशन की जो नॉलेज होगी, जो उन्होंने रिसर्च वहां पे सिखाई होगी, जो रिसर्च इंपार्ट करी होगी, वो इतने अच्छे लेवल की होगी कि आप एक बेटर इंस्टीट्यूट में चले गए। अभी तक जिस इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी कर रहे थे या एफपीएम कर रहे थे, लेट्स से वो 50th रैंक पे था, जब आप वहां से पास आउट हुए तो आप ऐसी इंस्टीट्यूट में चले गए जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग लेट्स से टॉप 10 में है या लेट्स से टॉप 20 में है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो इंस्टीट्यूट अच्छी प्रोग्रेस करा रहा है, अच्छी रिसर्च करा रहा है, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट है जिसका आपको नाम पता चलता है कि यार बहुत बी ग्रेडेड कॉलेज है, ठीक है, जो एफपीएम वाले जो पास आउट हुए हैं वो अभी खाली बैठे हुए हैं, उनकी जॉब वॉब नहीं लगी है। तो उसी तरीके से आपका इंप्रेशन बनता है, उसी तरीके से आप उस इंस्टीट्यूट की इमेज बनाते हो या ब्रांड इमेज बनाते हो, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको इवैल्यूएट जरूर करना है कि ये कैसा बिजनेस स्कूल है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी आपको कभी भी किसी इंस्टीट्यूट को इवैल्यूएट करना हो, एटलीस्ट एट इंडिया लेवल, तो आप एनआईआरएफ रैंकिंग चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एफपीएम प्रोग्राम के लिए बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं मैं, एफपीएम प्रोग्राम के लिए अगर आपको किसी बिजनेस स्कूल्स को इवैल्यूएट करना है तो आप एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर जो मैनेजमेंट कैटेगरी है, आई एम श्योर आप सबने पढ़ा हुआ है, सब लोग स्मार्ट बच्चे हो, यूजीसी नेट में आपने पढ़ा हुआ है, एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर आप
मैनेजमेंट कैटेगरी में जाके इंस्टीट्यूट्स देख लो, जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे अप्लाई करना शुरू कर दो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, जो कि थर्ड स्टेप है, मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट स्टेप है, एक बार रिसर्च कर लिया, वहां का ब्रोशर डाउनलोड करो। ठीक है, क्योंकि जो अभी मैंने आपको बताया, जानकारी दी है, वो एक स्टैंडर्ड जानकारी दी है एज पर एफपीएम। ठीक है, बट थोड़ी बहुत, जैसे मैंने कहा, स्कॉलरशिप के अंदर चेंजेस होंगे, थोड़ा बहुत टाइम ड्यूरेशन के अंदर चेंजेस होगा, थोड़ा बहुत करिकुलम के अंदर चेंज होगा। कोई एक दूसरी जगह का इंस्टीट्यूट होगा जहां पे 2 साल आपका कोर्स वर्क नहीं होगा, हो सकता है 6 महीने हो सकता है 1 साल हो। उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है कि जब आपने इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई कर लिया NIRF रैंकिंग से, डाउनलोड द ब्रोशर। तो यहां पे क्या है, उस इंस्टीट्यूट का आपको ब्रोशर डाउनलोड करना है और वहां से आपको पढ़ना है, वहां से आपको रिक्वायरमेंट्स देखनी है, कंडीशंस देखनी है और उसके बाद आपको अप्लाई करना शुरू करना है। ऐसा नहीं करना कि बस देखा NIRF रैंकिंग अच्छा टॉप 50 में है, अप्लाई करना शुरू कर दिया। ब्रोशर डाउनलोड करिए, पढ़िए, सीनियर्स देखिए, एलुमनाइज देखिए कहां पे हैं। अगर वहां के कुछ एफपीएम स्कॉलर से आप बात कर सकते हैं लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट करके, तो आप कॉन्टैक्ट करिए, बातचीत करिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे घंटों बिता देते हैं, इंस्टाग्राम पे बिता देते हैं, यूट्यूब पे बिता देते हैं, बट हम लिंक्डइन पे लोगों से बात नहीं करते। मैं अपने हर स्टूडेंट से कहता हूं जो मुझे देख रहा है कि भाई, अगर बेस्ट तरीका है ना, आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी टाइम वेस्ट करिए, यूट्यूब पे भी करिए, बट थोड़ा सा टाइम निकाल के लिंक्डइन पे लोगों को कनेक्ट करिए। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, जिनको जो भी क्वेरीज होती है, जब उनको किसी से बात करनी होती है, अगर आप फेसबुक पे कॉन्टैक्ट करोगे, यूट्यूब पे कॉमेंट करोगे, लोग नहीं रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आप एक प्रोफेशनल बन रहे हो। ठीक है, यू हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट, अब आप एक मार्केट में जा रहे हो, अब आप एक प्रोफेशनल बन रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कोशिश करो कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के जो भी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, वहां के स्कॉलर्स को, फैकल्टीज को आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करना शुरू करो। मुझे कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे सर्च कर सकते हो। ठीक है, और हम भी लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। बहुत कोशिश करी है मैंने रिसर्च करके कि आपको ज्यादा से ज्यादा एफपीएम की जानकारी दे दूं, ताकि आप बिना कुछ सोचे, बिना ज्यादा परेशान हुए, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक अच्छा डिसीजन ले सको कि आपको कहां पे एडमिशन लेना है, और आप एफपीएम करके डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर सको और अच्छी अच्छी जगह असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह पढ़ा सको। ठीक है, तो सिर्फ पीएचडी आपके पास एक ऑप्शन नहीं है अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगाने का, आप एफपीएम करके भी डॉक्टरेट लेवल की डिग्री हासिल कर सकते हो। और उस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज जब मैंने आपको कह दिया कि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो एफपीएम को ले लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप भी डॉक्टरेट डिग्री ही हासिल कर। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी रह गई हो, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ लेना। ठीक है, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। आपका रिजल्ट यूजीसी नेट का बहुत ही जल्दी आने वाला है, आपको पता है। ऑल माई बेस्ट विशेस विथ यू एंड आई होप दैट यू ऑल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। टेक केयर।